वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओशिनोको का फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर गोरो को, जो अपनी फेवरेट आइडल आई का शो देख रहा होता है और कहता है ये स्टोरी काल्पनिक है, इस दुनिया में ऑलमोस्ट सब कुछ काल्पनिक है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार झूठ है, काश मैं आई को सामने से देख पाता। फिर नर्स रूम की लाइट ऑन करती है और कहती है आप पेशेंट के रूम में आइडल की डीवीडी क्यों चला रहे हैं। डॉक्टर कहता है ब्यूटीफुल चीजें हेल्थ के लिए अच्छी होती है। नर्स कहती है मैं तो आपको बताना भूल ही गई कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि आई की हेल्थ ठीक नहीं है और वो कुछ टाइम का ब्रेक ले रही है। फिर हमें रूफटॉप का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर आई के लिए बहुत परेशान हो जाता है और रोने लगता है। नर्स कहती है आप मान भी लीजिए कि आप आई के फैन हैं। डॉक्टर कहता है मैं ना ही आई का फैन हूँ और ना ही उसे पसंद करता हूँ। फिर डॉक्टर बताता है ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। जब वो उसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था तब उसे एक कैंसर पेशेंट मिली थी, उसने डॉक्टर की लाइफ ही चेंज कर दी। उसका नाम सरीना था और वो आई की बहुत बड़ी फैन थी। वो आई का एक भी शो मिस नहीं करती थी। वो चाहती थी कि अगर उसका पुनर्जन्म हो तो उसे आई का चेहरा मिले। वो किसी सेलिब्रिटी के घर पैदा होना चाहती थी। डॉक्टर पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करता है और कहता है सरीना तुम पहले से ही इतनी क्यूट हो, तुम्हें पुनर्जन्म की जरूरत ही नहीं है, तुम डिस्चार्ज होकर आइडल बन जाना और मैं तुम्हारा फैन बन जाऊंगा। सरीना खुश होकर डॉक्टर को हक करती है और शादी के लिए प्रपोज कर देती है। डॉक्टर कहता है तुम 16 की हो जाओ फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। कुछ दिनों बाद ही सरीना की डेथ हो जाती है। डॉक्टर नर्स को बताता है कि अगर वो जिंदा होती तो आज वो आई की तरह 16 की होती। नर्स कहती है आप लॉलीकॉन हो, जिसका मीनिंग होता है समवन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यंग गर्ल्स। सरीना तो सिर्फ बहाना है। डॉक्टर इसे मानने से इनकार कर देता है। सीन चेंज होता है। डॉक्टर की नेक्स्ट पेशेंट एक 16 साल की प्रेग्नेंट लड़की है। डॉक्टर उससे फैमिली बैकग्राउंड पूछता है तो पता चलता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और साइड वाला बंदा उसका गार्जियन है। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आई है और उसके साथ में उसका मैनेजर है। डॉक्टर बाहर जाता है। डॉक्टर को सदमा लग जाता है अपनी फेवरेट आइडल को इस तरह से देखकर। फिर डॉक्टर कंट्रोल करता है और वापस अंदर जाता है और पूछता है बेबी का फादर कौन है। आई ये बताने से इनकार कर देती है। टेस्ट से पता चलता है कि वो 20 वीक्स की प्रेग्नेंट है और वो ट्विंस को कैरी कर रही है। ये सुनकर आई बहुत खुश होती है पर मैनेजर सोचता है कि आई का करियर अब खत्म हो जाएगा। सीन चेंज होता है। डॉक्टर और आई रूफ टॉप पर बातें करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से काफी खुलकर बातें करते हैं। डॉक्टर आई को सरीना के बारे में बताता है जो सुनकर आई बहुत खुश होती है। फिर आई बताती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है और इसलिए वो इन बच्चों के साथ एक स्वीट फैमिली बनाना चाहती है। डॉक्टर प्रॉमिस करता है कि वो उसके बच्चों को सेफली डिलीवर करेगा। आई हॉस्पिटल में फेक नाम यूज करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और डॉक्टर और आई एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं। फिर आई की बेबीज की डिलीवरी का वक्त पास ही होता है। डॉक्टर अपने घर जा रहा होता है और उसे एक स्ट्रेंजर रोक लेता है और पूछता है क्या तुम आई होशिनो के डॉक्टर हो। डॉक्टर कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता और तुम्हारा नाम क्या है। वो स्ट्रेंजर बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर उसका पीछा करता है और खाई के सामने जाके रुक जाता है। वो स्ट्रेंजर डॉक्टर को खाई में धक्का देता है और डॉक्टर नीचे गिर जाता है। डॉक्टर आई के पास जाना चाहता था पर उसकी बॉडी हिल तक नहीं पा रही थी। डॉक्टर सरीना की बातें याद करता है जब वो उससे कहती थी कि क्या तुम किसी सेलिब्रिटी का बच्चा नहीं बनना चाहते। डॉक्टर सोचता है कि अगर उसका पुनर्जन्म हुआ तो। सीन चेंज होता है। डॉक्टर नरेट करता है कि उसे लगता था कि लोग मरने के बाद हेवन जाते हैं पर वो मरने के बाद रीबॉर्न हो गया, वो भी अपनी फेवरेट आइडल के बच्चे के रूप में। आई उसका नाम एक्वामरीन रखती है। डॉक्टर रीबॉर्न जैसी चीजों पर यकीन नहीं करता था पर जब वो खुद रीबॉर्न हुआ तब उसे यकीन आया कि ये सब चीजें सच में होती हैं। उसे अपने पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज याद थी, यहाँ तक कि जो भी उसने पढ़ा था वो भी उसे याद था। एक्वा देखता है कि उसकी एक बहन भी है जिसका नाम रूबी है। फिर वहाँ आई का मैनेजर अपनी वाइफ मियाको को लेकर आता है और आई को प्लान बताता है कि उसे आज रात एक कॉन्सर्ट करना है और उसके बच्चों को मियाको संभालेगी। आई और इचिगो कॉन्सर्ट के लिए चले जाते हैं। मियाको बच्चों को संभाल नहीं पाती और थक हार के सो जाती है। एक्वा टीवी पर आई का कॉन्सर्ट देख रहा था। ऑर्गेनाइजर सोच रहे थे कि उन्हें इस कॉन्सर्ट से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा पर आई को देखकर सारे लोग आई के गाने में ही खो जाते हैं। एक्वा और रूबी भी आई का परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। एक्वा मतलब डॉक्टर अपने किलर को थैंक यू बोलता है कि उसकी वजह से उसे ये नई लाइफ मिली। रूबी की बातों से एक्वा को पता चल जाता है कि वो भी रीबॉर्न हुई है। एक्चुअली उसे पहले ही पता चल गया था जब वो एक दिन नींद से उठा और उसने देखा कि
रूबी आई के हेटर्स को रिप्लाई कर रही है और दोनों को सच एक दूसरे के सामने आ जाता है। दूसरी तरफ आई का हेटर भी ये कॉन्सर्ट देख रहा था और बहुत चिढ़ रहा था। सीन चेंज होता है। इचिगो और मियाको आई के घर आते हैं। आई इचिगो के साथ काम पर चली जाती है और मियाको बच्चों को संभालने के लिए घर पर रुकती है। मियाको को रूबी का डायपर चेंज करना था और इस पर उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो सोचती थी कि इचिगो से शादी करके वो एक अच्छी लाइफ जिएगी और अब उसे एक आइडल के बच्चों के डायपर चेंज करने पड़ रहे हैं। वो आई के बच्चों के साथ वाली फोटोज वायरल करने का प्लान कर रही थी। एक्वा और रूबी मियाको को डराते हैं और कहते हैं कि वो गॉड के मैसेंजर्स हैं और इतने छोटे बच्चों को बात करता देख मियाको घबरा जाती है और कहती है कि ये प्रैंक है ना, कैमरा कहाँ है। रूबी खुद को गॉड बताती है और कहती है कि उन्हें आई को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है और अगर मियाको बीच में आएगी तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। मियाको ये सब सुनकर रोने लगती है पर रूबी उससे कहती है कि अगर वो सारी बातें सीक्रेट रखे और उन दोनों की सारी बातें माने तो उसकी सेकेंड शादी एक हैंडसम एक्टर से होगी। ये सुनकर मियाको बहुत खुश हो जाती है। सीन चेंज होता है। रूबी सोई हुई थी। उसे देखकर एक्वा बोलता है कि सरीना भी रूबी की तरह ही थी। रूबी उठ जाती है और सोचती है क्या उसने मेरी पास्ट लाइफ का नाम लिया। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सरीना ही है। आई अपनी अर्निंग देखती है जो कि 2 लाख येन थी और अपने बच्चों का फ्यूचर का सोच के परेशान हो जाती है। फिर आई अपने लेसन्स के लिए निकलती है। रूबी कहती है आइडल्स तो 1 महीने में 1 मिलियन कमाते हैं। एक्वा कहता है कि ऐसा हर बार नहीं होता, उन्हें जो प्रॉफिट होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कई लोगों में। मियाको बताती है कि उन्हें कई बार लॉस भी होता है जिसकी वजह से उन्हें बार या रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करना पड़ता है। आई के दोस्त उससे बोलते हैं कि उसे रेस्ट लेना चाहिए पर आई कहती है कि वो ठीक है। फिर आई अपने किसी हेटर का कमेंट देखती है और काफी अपसेट हो जाती है। अगले दिन आई का कॉन्सर्ट होता है और मियाको बच्चों को भी वहां ले जाती है। परफॉर्म करते वक्त भी आई उस कमेंट के बारे में ही सोच रही थी। एक्वा और रूबी ये चीज नोटिस कर लेते हैं और आई को चीयर करने लगते हैं। वहां के सारे लोग उन्हीं दोनों को देख रहे थे और आई उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके फेस पे ग्लो आ जाता है। अगले दिन इंटरनेट पर एक्वा और रूबी वायरल हो चुके थे और बच्चों को कॉन्सर्ट पर ले जाने के लिए इचिगो मियाको को लेक्चर देता है। आई देखती है कि उसके हेटर ने उसकी स्माइल की तारीफ भी की थी। काफी टाइम बीत जाता है। एक्वा और रूबी अब 1 साल के हो चुके थे और अब आई को एक टीवी शो में काम मिल गया था और जब वो लोग शूट के लिए जा रहे थे मियाको उनसे कहती है कि वहाँ पर एक्वा और रूबी की मॉम मियाको रहेगी। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। एक्वा और रूबी डायरेक्टर को देखकर काफी डर जाते हैं। बाकी के स्टाफ को एक्वा और रूबी बहुत पसंद आते हैं। फिर एक्वा बाहर जाता है और उसे वहाँ डायरेक्टर मिलता है और बोलता है कि अगर वो रोया तो डायरेक्टर उसे लात मार के भगा देगा। एक्वा उससे माफी मांगने लगता है। डायरेक्टर ताइशी एक्वा को अपना बिजनेस कार्ड देता है और एक्टिंग के लिए पूछता है। एक्वा कहता है कि उसकी जगह वो आई को काम दे दे। फिर डायरेक्टर एक्वा को एक्टिंग के बारे में समझाने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और आई और उसके बच्चे टीवी में आई का शो देख रहे होते हैं पर आई का रोल बहुत कम होने की वजह से उन दोनों को गुस्सा आ जाता है। एक्वा ताइशी को कॉल करता है और उससे बोलता है कि आई का रोल इतना कम क्यों है। ताइशी बताता है कि अगर आई को ज्यादा बड़ा रोल दे देते तो मेन कैरेक्टर को कोई देखता ही नहीं और उनके मर्च भी नहीं बिकते। ताइशी कहता है कि वो आई को जॉब ऑफर करेगा बट बदले में एक्वा को एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। ताइशी एक्वा को हाई बजट और लो बजट समझा रहा था। एक्वा कहता है कि उसे लगता है कि उसकी बहन ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकती है पर ताइशी को एक्वा ही चाहिए था। सीन चेंज होता है। रूबी आई से मिलने के लिए रो रही होती है। तभी वहाँ एक बच्ची आती है जिसका नाम काना होता है जो रूबी से कहती है कि वो कितनी मैनरलेस है और बच्चों की तरह रो रही है। वो बताती है कि वो बहुत ज्यादा फेमस है और उसने आई से भी ज्यादा रोल प्ले किए हैं और वो आई के बारे में गलत गलत बोलती है जिससे कि एक्वा और रूबी को गुस्सा आ जाता है और वो लोग उसे मारने का प्लान करते हैं पर छोड़ देते हैं। फिर शूटिंग स्टार्ट होती है। एक्वा और काना को क्रीपी चिल्ड्रन का रोल मिलता है। काना अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाती है जिस पर एक्वा सोचता है ये तो काफी अच्छी एक्टिंग करती है और उसे अपनी एक्टिंग से ताइशी को सेटिस्फाई भी करना था। फिर एक्वा अपनी एक्टिंग स्टार्ट करता है और उसकी एक्टिंग देखकर मेन एक्ट्रेस भी एक पल को सच में डर जाती है और वो इस पर एक्वा की तारीफ भी करती है। काना इस सीन को दोबारा शूट करने के लिए बोलती है जिस पर ताइशी उसे मना कर देता है और वो रोने लगती है और कहती है कि वो एक्वा के सामने कुछ भी नहीं है। एक्वा और ताइशी बात कर रहे होते हैं। ताइशी एक्वा को बताता है कि एक्टिंग में सबसे बड़ा पार्ट कम्युनिकेशन का होता है। ताइशी एक्वा की एक्टिंग से बहुत खुश होता है और बोलता है एक्वा एक्टिंग में अच्छा करियर बना सकता है पर एक्वा को एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं होता। काना घर जा रही होती है और कार में बैठकर एक्वा से खुद को कंपेयर कर रही थी और कहती है कि वो उसे एक दिन जरूर हरा देगी। सीन चेंज होता है और अब एक्वा और रूबी 3 साल के हो चुके थे। एक्वा देखता है कि ताइशी की फिल्म हिट हो गई जिस
पर उसने काम किया था और ताइशी को अवार्ड भी मिला है। आई भी अब बहुत फेमस हो चुकी थी। एक्वा अपनी पुरानी बॉडी के बारे में सर्च करता है पर उसकी पुरानी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी और इंटरनेट पे कोई डेटा भी नहीं था। एक्वा और रूबी प्री स्कूल में एडमिशन ले चुके थे। एक्वा रूबी से पूछता है कि वो प्रीवियस लाइफ में कौन थी और उसकी एज क्या थी, जिस पर रूबी सोचती है कि अगर वो एक्वा से छोटी हुई तो वो उस पर हुक्म चलाएगा और वो इसलिए झूठ बोल देती है कि वो एक एडल्ट थी। फिर हमें डांस क्लास का सीन दिखाया जाता है। रूबी घबरा जाती है और बाहर चले जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। एक्वा उसे मोटिवेट करता है। रूबी कहती है कि वो डांस में अच्छी नहीं है। फिर एक्वा ज्यादा कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। रूबी याद करती है कि वो पुरानी लाइफ में कैसी थी और डांस तो क्या वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। सीन चेंज होता है। रूबी आई को डांस करते हुए देखती है। रूबी आई को उसकी मिस्टेक बताती है क्योंकि जब वो सरीना थी वो सिर्फ आई को ही देखती थी और उसे आई के सारे मूव्स याद हो चुके थे और वो आई को करके दिखाती है पर गिर जाती है और रोने लगती है। आई उसे उठाती है और कहती है तुम जितनी बार भी गिरो तुम्हें हमेशा उठना है और दोबारा ट्राई करना है। रूबी बहुत खुश होती है और अपनी डांस की प्रैक्टिस करने लगती है और सोचती है कि पहले वो कुछ भी नहीं कर सकती थी पर अब वो सब कुछ कर सकती है। वो काफी अच्छा करती है और एक्वा भी ये देखता है और सोचता है कि रूबी की एक्टिंग के साथ साथ डांसिंग स्किल्स भी काफी अच्छी है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि आई बच्चों के फादर को कॉल करती है और बोलती है कि वो एक बार आके बच्चों से मिल ले और अपना एड्रेस दे देती है। आई और मैनेजर की फैमिली आई की ग्रोथ पर सेलिब्रेट करते हैं। आई याद करती है उस टाइम को जब इचिगो ने आई को आइडल बनने के लिए ऑफर किया था। आई पहले तो उसे मना कर देती है क्योंकि उसे लव का मतलब नहीं पता था, क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी माँ जेल चले गई थी और जब वो बाहर आई तो वो आई से मिलने भी नहीं आई। इचिगो कहता है कि तुम अपने फैंस को झूठा आई लव यू बोल देना। झूठ धीरे धीरे सच में बदल जाता है। आई सोचती है कि वो अपने बच्चों को सच्चा प्यार करेगी। सीन चेंज होता है। डोरबेल बजती है और आई देखने जाती है। जैसे ही आई दरवाजा खोलती है वो बंदा आई के पेट में चाकू मार देता है। एक्वा ये सब देख लेता है और आई के पास जाता है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि आई का हेटर ही था जिसने डॉक्टर को भी मारा था। हेटर बोलता है कि तुम हमेशा अपने फैन से झूठ बोलती थी कि तुम उनसे प्यार करती हो। आई कहती है कि उसे तो लव का मतलब भी नहीं पता था। वो झूठ बोलती थी क्योंकि उसे यकीन था कि झूठ एक दिन सच में बदल जाएगा। झूठ भी लव का एक फॉर्म ही होता है और यही उसके प्यार दिखाने का तरीका है। वो कहती है कि वो अब भी उस सामने वाले को प्यार करती है। वो कहता है तुम्हें तो मैं याद भी नहीं होऊंगा। आई बताती है कि वो उससे हैंडशेक इवेंट में मिली थी और उसने जो गिफ्ट दिया था आई के पास वो आज भी है। ये सब सुनकर वो हेटर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। एक्वा एम्बुलेंस को कॉल करता है। आई दरवाजा बंद कर देती है ताकि रूबी ना आ सके। आई एक्वा को हक करती है और माफी मांगती है कि वो एक अच्छी मॉम नहीं थी। आई रूबी से कहती है तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, शायद तुम भी किसी दिन आइडल बन जाओ। मदर और डॉटर का परफॉर्मेंस कितना फनी होता और एक्वा शायद एक्टर बन जाए। मैं तुम दोनों को स्कूल जाते हुए देखना चाहती थी। काश मैं तुम्हें बड़े होते हुए देख पाती। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास तुम दोनों हो। फिर वो दोनों को आई लव यू कहती है और तीनों रोने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि वो मर्डरर ने कुछ घंटे बाद ही सुसाइड कर लिया था। धीरे धीरे आई की न्यूज भी दबने लगती है। मियाको एक्वा और रूबी को अडॉप्ट कर लेती है। फिर हमें आई का फ्यूनरल दिखाया जाता है। एक्वा और रूबी कार में बैठे थे। रूबी सोचती है कि क्या वो आइडल बन सकती है। एक्वा सोचता है कि इसी मर्डरर ने उसकी पुरानी बॉडी मतलब डॉक्टर को भी मारा था, पर उसे हॉस्पिटल का और आई का एड्रेस पता कैसे चला। वो तो सिर्फ एक नॉर्मल सा कॉलेज का स्टूडेंट है। उसे पक्का कोई अंदर का बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो आई के क्लोज था। एक्वा सोचता है कि मैनेजर तो ये नहीं हो सकता क्योंकि आई की वजह से उसे बहुत प्रॉफिट होता था और फिर पूरा शक घूम फिर के उनके फादर को जाता है। एक्वा अपना इविल लुक देता है और कहता है कि वो अपने फादर को खुद ढूंढेगा और अपने हाथ से मारेगा और उसे उस दर्द का एहसास कराएगा जो आई ने झेला है। सीन चेंज होता है। एक्वा ताइशी के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या वो उसे रेस कर सकता है। ताइशी शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक्वा और रूबी अब बड़े हो चुके थे और स्कूल जा रहे होते हैं। रूबी आई को बाय करती है और एक्वा के अंदर नफरत और गुस्से की आग साफ दिखाई देती है। एपिसोड एंड होने से पहले हमें एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है जो आई ने रिकॉर्ड की थी रूबी और एक्वा के फर्स्ट बर्थडे पर, और वो कहती है कि जब वो लोग बड़े हो जाएंगे तब वो लोग ये वीडियो देखेंगे और कहती है कि तुम हमेशा स्ट्रांग रहना, और एपिसोड एंड हो जाता है।